हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। और राइट, सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसका कॉजेस क्या है, किस कारण से, किस रीजन से आपको हो सकता है, रिस्क फैक्टर के बारे में देखेंगे। और फिर हम देखने वाले हैं इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में, मींस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपके क्या होते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में। और फाइनली हम बात करेंगे मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट के बारे में। राइट, तो मेडिकल और सर्जिकल दोनों मैनेजमेंट के बारे में आप पर हम बात करने वाले। तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। पल्मोनरी जैसे कि नाम से क्लियर है, पल्मोनरी आपके लंग्स में जो आपकी आर्टरीज होती है, आपकी वेंस होती है, उसके अंदर आपका ब्लॉकेज आ जाना, सडनली आपका ब्लॉकेज हो जाना ड्यू टू, ज्यादातर जो मोस्ट ऑफन होता है वो होता है आपका क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की वजह से आपका ब्लॉकेज आ जाना, उसमें आपका जो आपका फ्लो हो रहा है ब्लड का उसमें आपका ब्लॉकेज होना। राइट, सो सडनली आपका ब्लॉकेज आ जाना पल्मोनरी आर्टरीज में, दैट इज आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। ज्यादातर जो होता है वो आपका किससे होता है, क्लॉटिंग की वजह से। राइट, और टिपिकली कॉज बाय ब्लड क्लॉट। ओके, जो कि आपका ट्रेवल करता है, जो कि आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट से, जैसे कि आपका लेग हो गया, लेग से आपके टूवर्ड आपके लंग्स की तरफ आता है, या फिर अलग पार्ट से भी हो सकता है। राइट, लंग फ्रॉम, ओके, सो अदर इसके रीजन हो सकता है पार्ट ऑफ द बॉडी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। और इट कैन सीरियस कंडीशन कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड। ओके, तो ये आपकी एक लाइफ थ्रेटनिंग, आपकी एक डेंजरस कंडीशन हो सकती है, इवन आपकी जान को भी इसमें जोखिम हो सकता है यदि आप इसे प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करते हो तो। सो एक बार और बताता हूँ, पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है, आपके लंग्स में जो आपकी आर्टरीज है उसमें क्या होना, सडनली ब्लॉकेज आ जाना, उसका जो आपका फ्लूइड का आपका सॉरी आपका ब्लड का जो फ्लो है उसमें आपका ब्लॉकेज आ जाना, प्रॉपर तरीके से आपका ब्लड में फ्लो नहीं होना, किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, ब्लॉकेज आ जाना, स्पेशली आपका लंग्स की पल्मोनरी आपकी आर्टरीज में कॉज बाय, ज्यादातर जो होता है वो ब्लड क्लॉट की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन जो है travel to the lung from the leg or another part of the body। अब ये जो आपका ट्रेवल, आपका जो ब्लड का क्लॉट है वो आपके अदर पार्ट ऑफ द बॉडी से आपके लंग्स तक ट्रेवल करता है, उस दौरान ये क्या होता है, वहां पर आपका ब्लॉकेज हो जाता है, वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से भी हो सकता है, इवन आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है, इसमें आपका जान का जोखिम भी हो सकता है यदि आप इसे प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं तो। ऑलराइट, यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर ये आपकी जो लंग्स की पल्मोनरी आर्टरीज है, और आर्टरीज में सर्कल के पास दिखा है इस तरीके के ब्लड का क्लॉट आकर के यहाँ पर फंस गया। तो अब ये यहाँ पर आकर के फंस गया, तो ऑब्वियसली बात है कि इस साइड जितना भी आपका ब्लड का फ्लो होना चाहिए थी वो ब्लड आपका इस तरफ मूव नहीं कर पा रहा है, आपका ब्लड का यहाँ पर फ्लो नहीं हो पा रहा है। राइट, सो इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, कारक जिनकी वजह से हमको रिस्क हो सकता है होने का। तो कॉजेस में फर्स्ट तो भाई साहब आपका यहाँ पर आ जाएगा क्लॉट है ना, ब्लड क्लॉट आपका थ्रोम्बी, ब्लड आपका क्लॉट है, दैट इज आपका ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। फैट एम्बोलिज्म सेकंड आता है आपका, फैट एम्बोलिज्म फ्रॉम द फ्रैक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन्स। अब जो आपकी लॉन्ग बोन्स है, लॉन्ग बोन्स में आपका क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर होने की वजह से, लॉन्ग बोन्स का आपका फ्रैक्चर होने की वजह से जो आपका फैट है वो आपका डिपोजिट हो गया आपकी आर्टरीज में, दैट इज आपका फैट एम्बोलिज्म हो सकता है। अदर आ जाएगा आपका एयर एम्बोलिज्म फ्रॉम सर्जिकल प्रोसीजर और ट्रामा, ये किस दौरान होता है, आपका कोई भी आपको सर्जिकल प्रोसीजर चल रही है या आपका ट्रामा हो गया उस दौरान आपको हो सकता है, या फिर आप आईवी इंट्रोड्यूस करते हो पेशेंट को आपने, उस समय आप प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं करने की वजह से एयर वगैरह बबल्स जाने की वजह से भी आपको हो सकता है। फिर अनदर आता है आपका एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। अब क्या होता है, ये रेयर केस में होता है, बहुत को हमको देखने को मिलता है, जो चाइल्ड बर्थ होता है, ड्यूरिंग आपका चाइल्ड बर्थ जो भी होता है
तो उसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड वो होता है जिसके अंदर आपका बेबी का माँ के गर्भाशय के अंदर यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट होता है, और एक जो फ्लूइड रहता है उसमें आपका बेबी जो है स्विमिंग करता है, उसमें तैरता रहता है, फ्लोटिंग करता है। तो वो फ्लूइड समटाइम हो सकता है कि आपके ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाए, तो ये पर रेयर केस में देखने को मिलता है, ज़्यादातर नहीं मिलता है। तो उसकी वजह से भी आप पे हो सकता है, दैट इज एक रीजन आप पे ये भी हो सकता है। अभी हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में, कौन कौन से आपके रिस्क हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन आपका आ जाएगा इमोबिलिटी, है ना। सिंपल सी बात है कि भाई आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो, एक जगह पर आप बैठे हुए, बिल्कुल आप एकदम कंफर्ट पोजीशन में हो, कोई एक्सरसाइज करना, ना वॉकिंग करना, ना रनिंग करना, राइट। तो लंबे समय से आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, बेड रेस्ट पेशेंट है, या फिर हो सकता है किसी कारण की वजह से भी भाई आपका इमोबिलिटी नहीं हो पा रही हो, है ना। तो नॉट ओनली कि भाई पर्सन बैठा हुआ है और अनहेल्दी पेशेंट है उसकी वजह से हो सकता है ना, ये लॉन्ग ट्रिप की वजह से समटाइम हम भाई लॉन्ग ट्रिप के लिए निकले हुए हैं, तो एक ही पोजीशन में हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं, राइट। बेड रेस्ट की वजह से भी आपको हो सकता है, इमोबिलिटी की वजह से भी आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, जैसे कि आपकी ब्लड वेसल्स है और इसमें आपका क्या होता है, यहाँ पर ब्लड का आपका संचार होता है, ब्लड का आपका फ्लो होता है। अब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर आपका जस्ट मिनट, ऑलराइट, यहाँ पर आपके ब्लड का क्लॉट आकर के फंस गया, राइट। अभी क्लॉट तो आपका फंस गया, तो क्लॉट के फंसने की वजह से आपका जो ब्लड है इस साइड से आपका इस साइड मूव नहीं कर पा रहा है, ये आपके क्या कर रहा है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर दिया इसने, राइट। देन अनदर इसका आ जाएगा सर्जरी, है ना। कोई आपकी सर्जरी हुई है, स्पेशली आपका ऑर्थोपेडिक सर्जरी के दौरान आपका एम्बोलिज्म ब्लॉकेज वगैरह हो सकता है, आपकी जो आर्टरीज है ना, आपकी वेंस है, उसमें किसी प्रकार का रप्चर होने की वजह से, है ना। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। सर्टेन मेडिकल कंडीशन, कुछ मेडिकल कंडीशन भी आती है, जैसे आपको कैंसर हो गया, कोई आपको हार्ट डिसीज है, वो भी एक आपका रीजन हो सकता है। और आपको ब्लड क्लॉटिंग का डिसऑर्डर है, या तो आपका ब्लड बहुत ज़्यादा क्लॉट हो जाता है, आपका कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है। अब ब्लड आपका क्लॉट जल्दी हो जाता है, आपको डिसऑर्डर है, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई वो कहीं पर भी आपके आर्टरीज में ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। एज रिस्क भी आपका हो सकता है, आपका एज के साथ साथ यदि आपकी एज इंक्रीज है तो आपका चांसेस ज़्यादा होते हैं होने के, और मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि इसके साथ साथ हमको डिसीज होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। कुछ आपके लाइफ स्टाइल फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, आपका ओबिसिटी हो गया, है ना, तंबाकू स्विमिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें, स्मोकिंग है, तंबाकू स्विमिंग है, ओबिसिटी है, राइट। तो ये तो सारा कॉमन होता है, मोस्ट ऑफ द डिसीजेस में आपको देखने को मिलते हैं, स्पेशली जब भी हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, अपर और लोअर की। तो स्मोकिंग, तंबाकू स्विमिंग वगैरह तो आपको स्मोकिंग तो आ ही जाता है, राइट। सबके कॉजेस में आप लिख के आ सकते हैं स्मोकिंग। देन प्रेगनेंसी में भी आप हो सकते हैं, क्योंकि वो इतना मूवमेंट वगैरह नहीं हो पाता है प्रेगनेंसी के टाइम भी, तो एक रीजन आपका ये भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे क्या क्या इसके साइन सिम्टम हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। तो फर्स्ट आपका आ जाएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, है ना, आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, एंड सडन एंड अनएक्सप्लेन्ड, है ना। अचानक से आपको बहुत ज़्यादा दम लगने लगेगी, आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो जाएगी, सांस लेने में आपको तकलीफ होने लगेगी, चेस्ट पेन, आपको छाती में दर्द होगा, अचानक से आपको बहुत तेज असहनीय आपको डीप दर्द होने लगेगा, शार्प एंड पोर्सनिंग आपको दर्द होगा, और डीप ब्रीथ करेंगे तो आपको डीप ब्रीथ भी हो जाएंगे, ब्रीथिंग के टाइम आपको ज़्यादा पेन होगा। कफ, कफ की यदि हम बात करें, समटाइम ब्लड इज स्पूटम, आपको कफ आएगा, कभी कभी आपको ब्लड भी आ सकता है आपके कफ के साथ साथ, स्पूटम के साथ साथ आपको ब्लड भी आ सकता है। लेग पेन और स्वेलिंग, अनदर यहाँ पर क्या रहेगा, आपको लेग पेन होगा और आपको स्वेलिंग होगी, लोअर लेग पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया, स्पेशली काफ मसल्स में। साइनोसिस होगा, आपका ब्लू और कामी स्किन हो जाएगा, आपकी स्किन का कलर हो आपका ब्लू हो जाएगा, एंड आपकी स्किन जो है काम हो जाएगी, एकदम कोल्ड हो जाएगी। ऑलराइट, रैपिड और इरेगुलर ब्रीथ, है ना, आपकी जो ब्रीथिंग है वो रैपिड हो जाएगी, इरेगुलर ब्रीथ हो जाएगी, भाई प्रॉपर तरीके से वहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो इसकी वजह से आपको इरेगुलर हार्ट बीट भी हो सकता है। लाइट हेडनेस और फेंटिंग भी, आपको चक्कर आना, घबराहट होना, लाइट हेड भी आपको हो सकता है, क्योंकि ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा, ऑक्सीजन का आपका प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, तो एक रीजन इसकी वजह से भी आपको साइनोसिस वगैरह, कोल्ड एंड कामी स्किन आपको हो सकता है।
फिर हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक के बारे में, क्या क्या चीजें आप इसमें डायग्नोस करोगे। सॉरी, ओके। तो डायग्नोस में हम यहाँ पर देखेंगे डी डायमर ब्लड टेस्ट। आपका डी डायमर ब्लड टेस्ट आता है, आपको वो कराना है। मेजर इज सब्सटेंस दैट रिलीज व्हेन ब्लड क्लॉट ब्रेकअप। मेजर इज सब्सटेंस दैट्स रिलीज व्हेन ब्लड क्लॉट ब्रेकअप। अब जो ब्लड क्लॉट है उसको जो ब्रेक डाउन होने में जो सब्सटेंस का रिलीज होता है वो कितनी अमाउंट में रिलीज हो रहे हैं ना, उनका क्या अमाउंट है, प्रॉपर रिलीज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, किसी प्रकार का कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम ये टेस्ट कराएंगे। ओके, देन अगला आ जाएगा आपका यहाँ पर एक्सरे चेस्ट। कैन हेल्प रूल आउट द कंडीशन। आपको कंडीशन को रूल आउट करने के लिए आप चेस्ट एक्सरे यहाँ पर कर सकते हैं। और डायग्नोस्टिक करने के लिए सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, आप सीटी स्कैन है पल्मोनरी एंजियोग्राफी करा सकते हैं। द प्राइमरी इमेजिंग टेस्ट फॉर पी, ये आपका एंजियोग्राफी जो होता है आपका प्राइमरी टेस्ट होता है, ये आपका रिक्वायर होता है, इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। फिर वेंटिलेशन परफ्यूजन, कैन असेस एयर फ्लो एंड ब्लड फ्लो इन द लंग्स। आप वेंटिलेशन परफ्यूजन में क्या आपको असेस करना है आपका एयर फ्लो का एंड ब्लड फ्लो का लंग्स में आपका कितना हो रहा है। अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, डीबीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस डिटेक्ट करने के लिए। पल्मोनरी एंजियोग्राफी, ये भी आपकी मोस्ट कॉमन होती है और ये आपकी गोल्ड स्टैंडर्ड पर बेस्ट कॉमनली, मतलब ज़्यादातर हम इसे यूज़ नहीं करते क्योंकि इन्वेसिव प्रोसीजर होते हैं जो कि आपके ब्लड के कांटेक्ट में आती पल्मोनरी एंजियोग्राफी। ओके, अगला आ जाएगा आपका मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम देखेंगे तो फर्स्ट तो आपका एंटीकोगुलेंट देंगे, यदि आपका कोगुलेशन की वजह से हुआ एंटीकोगुलेंट वो मेडिसिन आती है जो ब्लड क्लॉट को कम करती है, ब्लड क्लॉट को क्लॉटिंग फैक्टर को कम करके डिमिनिश करके ब्लड को पतला करने का काम करती है। जैसे आपका हिफेरिन हो गया, आपको जानकारी होगी इसके बारे में। वारफेरिन हो गया जो कि आपके एंड डायरेक्ट ओरल कोगुलेंट एंटीकोगुलेंट, डायरेक्ट एंटीकोगुलेंट भी दे सकते हैं आप ओरली भी, ये आपकी इंजेक्टेबल में आ जाती है। ओके, न्यू क्लॉट के, ताकि ये प्रिवेंट कर पाए आपको और इस तरह क्लॉट ना हो पाए उस रीजन की वजह से। फिर थ्रोम्बोलाइटिक जो मेडिसिन आती हैं फॉर सीवियर केसेस टू डिजॉल्व क्लॉट क्विकली। थ्रोम्बोलाइटिक जो डिजॉल्व को आपको क्विकली क्या कर सकती है, उसको डिजॉल्व करने का इनका रोल होता है। ओके, सीवियर केसेस में आप इनको दे सकते हैं ताकि आपका डिसॉल्व हो जाए फटाक से। ऑक्सीजन थेरेपी अगला आपका आ जाएगा टू मेंटेन एडिक्वेट ऑक्सीजन लेवल। अब भाई ऑक्सीजन का आपका प्रॉब्लम हो रही क्योंकि यहाँ पर आपका क्लॉट फंस गया, तो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट की वजह से आपको ऑक्सीजन टिश्यू लेवल तक ऑर्गन तक प्रॉपर रीच नहीं कर पा रहा है, तो आपको ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए और नेजल कैनुला हो गया, ऑक्सीजन मास्क हो गया, वो आपको टफ कर सकते हैं, वो आपको टोन कर सकते हैं। सपोर्टिव केयर, जैसे आपको पेन मैनेजमेंट के लिए आप मेडिसिन दे सकते हैं, जो भी सिम्टोमेटिक है ब्रीथिंग डिफिकल्टीज वगैरह आ रही है तो उनको आपको प्राइमरी फोकस करना होता है उनको मैनेज करने के लिए। देन अगली हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट में तो सर्जरी होती है उसका नाम है आपका एम्बोलेक्टोमी, राइट। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द क्लॉट, जिसमें हम क्या करते हैं जो आपका क्लॉट है उसको क्या कर देते हैं हम सर्जरी करके और हम उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका क्लॉट है जिसको हमने यहाँ से क्या किया, मशीन से सर्जरी की और इसको हम यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। दैट इज आपका सर्जिकल रिमूवल। ये हो गया हमारा रिमूव। ओके, सो इंफीरियर वेना कावा फिल्टर दूसरा जो आता है, placed in the large vein to prevent clot from reaching the lungs, use when anticoagulant are not an option। अब एक आपका फिल्टर आता है जो आपका इंफीरियर वेना कावा के वहां पर होता है, इस फिल्टर को हम लगा देते हैं
और इसका हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा एंटीकोगुलेंट मेडिसिन से जो वर्क नहीं कर रही हो उस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। हमने एंटीकोगुलेंट मेडिसिन दिए और वो वर्क नहीं कर पा रही, उस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं आपका फिल्टर का, ताकि आपका जो लंग्स की आर्टरी से वहाँ तक आपका रीच ना कर पाए आपका क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, क्लॉट्स। फिर बात करेंगे मेडिकेशंस के बारे में, तो आपकी एंटीकोगुलेंट आ जाएगी, जैसे कि मैंने भी बताया आपको, हिपेरिन हो गया, वारफेरिन हो गया, रिवारेक्सोवेन हो गया, एपिक्सिवेन हो गया एंड डेबिगेट्रेन हो गया। तो ज़्यादातर यूज होता है हिपेरिन का और वारफेरिन का हॉस्पिटल सेटअप में, प्रैक्टिस में ज़्यादातर यूज करते हैं हम। फिर अगला आपका आएगा थ्रोम्बोलाइटिक, एल्टीप्लेस और स्ट्रेप्टोकाइनेस। थ्रोम्बोलाइटिक में जो आपकी मेडिसिन आती है, आप स्ट्रेप्टोकाइनेस वगैरह और एल्टीप्लेस, हम पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करते हैं। कार्डियक पेशेंट को आपने जनरली यदि कार्डियक आईसीयू वगैरह में वर्क किया होगा, कभी आपके पास पेशेंट आया होगा, तो हम उसको थ्रोम्बोलाइज करने का काम करते हैं। ज़्यादातर हमें दोनों का यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस का और एल्टीप्लेस का, राइट। फिर जो पेन रिलीफ मेडिसिन होती है वो भी हमको देना होता है, चेस्ट पेन को मैनेज करने के लिए आपको एनाल्जेसिक मेडिकेशन भी प्रोवाइड करना होता है। फिर हम बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में, इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं। सो लाइफ स्टाइल में हम चेंजेस ला करके कर सकते हैं। रेगुलर हम एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे और प्रॉपर मात्रा में हम वाटर इनटेक करेंगे, साथ ही साथ हम स्मोकिंग को स्टॉप करेंगे, एक्सरसाइज को रेगुलरली करेंगे, तो हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। मेडिकेशन आपका प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशन, आपकी जो डिसीज को निवारक मेडिसिन आती है, रोग निवारक, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। एंटीकोगुलेंट हो गया आपके हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, एंटीकोगुलेंट हर मरीज डॉक्टर के सुपरविजन में डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। ऑलराइट, कंप्रेसर स्टॉकिंग, जो आपकी स्टॉकिंग आता है, आपने देखा होगा जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं, पैरालाइज पेशेंट होते हैं, उनको हम लेग में लगाते हैं, तो आप उसको भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपका डीबीटी होने के रिस्क कम हो जाते हैं और आपका जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से फ्लो हो जाता है। क्योंकि आपकी काफ मसल जो होती है सेकेंड हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी होती है, जो कि आपकी ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड को फ्लो करती है, वापस से आपका कैरी करती है, आपका ब्रिंग करती है आपके कार्डियक तक। ऑलराइट, देन हम बात करेंगे अर्ली मोबिलाइजेशन के बारे में, स्पेशली पोस्ट सर्जरी और ड्यूरिंग लॉन्ग ट्रेवल्स ना। तो लॉन्ग ट्रेवल्स के बाद आप एक सिटिंग पोजीशन में रहते हैं, सिंपल सी बात, आप कहीं पर भी घूमने जा रहे हैं तो आप कार से या ट्रेन से या बस से लंबे समय से आप एक ही जगह पे बैठे रहते हैं ना, कि कोई सर्जरी हुई तब भी आप चल नहीं पाते, तो उसके बाद आपको अर्ली जल्दी से जल्दी हो सके आपको मोबिलाइज करना चाहिए, ताकि आपका ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छे तरीके से होता रहे। हाइड्रेशन, प्रॉपर आप वाटर का एडुकेट मात्रा में फ्रूट वगैरह लेते रहें, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, क्लॉटिंग ना हो। सो ये सारे हमने पॉइंट के बारे में बात किया। एक बार हम इसको सम ऑफ करना चाहें तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है। आपकी पल्मोनरी आर्टरीज में आपका ब्लॉकेज हो जाना, आपके लंग्स के रीजन में सडनली आपका ब्लॉकेज आ जाना, टिपिकली ज़्यादातर जो कॉज होता है वो होता है आपका ब्लड क्लॉट की वजह से, और अनदर आपका आएगा ब्लड क्लॉट की वजह से। ब्लड क्लॉटिंग आपका कहाँ से ट्रेवल कर सकता है, आपके लेग के पार्ट से आपके लंग्स तक कर सकता है, या फिर अदर रीजन से भी कर सकता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी एक इसका कारण होता है, रीजन होता है। ये आपकी एक सीरियस कंडीशन हो सकती है, इवन आपकी लाइफ थ्रेटनिंग, आपकी जान का इसमें जोखिम भी हो सकता है यदि आप इसे प्रॉपर ट्रीट नहीं कर सकते हैं तो। कॉजेस में इसका आ जाएगा आपका ब्लड क्लॉट हो गया, थ्रोम्बी की वजह से हो सकता है, फैट का मेटाबॉलिज्म होने की वजह से, फैट का ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होने की वजह से हो सकता है, फ्रैक्चर, बोन के फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है, ईयर, आपका ईयर चला गया ड्यूरिंग आपको सर्जरी हो गया, कोई ट्रामा हो गया, या फिर आप आईवी पुटअप करते हैं ना, पुट ऑन के समय आपका ईयर चला गया, उसकी रीजन की वजह से हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से भी हो सकता है, पर ये रेयर केस में होता है। अदर इसके रिस्क फैक्टर में इमोबिलिटी, आप लंबे समय से एक ही जगह पर बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, उसमें आ जाता है, सर्जरी में आ जाता है, कुछ मेडिकेशन कंडीशन में आ जाता है, जैसे आपका कैंसर हो गया, हार्ट डिसीज हो गया, क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, एक एज फैक्टर भी रहता है ना, इंक्रीज एज के साथ इसका रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है, लाइफ स्टाइल फैक्टर, स्पेशली ओबेसिटी है, प्रेगनेंसी है,
स्मोकिंग है, तो ये भी आपके अफेक्ट करते हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर भी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, चेस्ट पेन होगा, कफ होगा, लेग में पेन और स्वेलिंग होगी, साइनोसिस भी होगा, है ना, ब्लूइश डिस्कलरेशन डिस्कलरेशन हो जाता है। रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट होगी, आपकी हार्ट रेट होगी, है ना, फेंटिंग होगा, आपको चक्कर आएगा, घबराहट हो सकता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में डी डायमर हो गया, चेस्ट एक्सरे हो गया, एंजियोग्राफी हो गया, सीटी पल्मोनरी हो गया ना, अल्ट्रासाउंड हो गया डीबीटी डिटेक्ट करने के लिए, और पल्मोनरी एंजियोग्राफी, ये सारे हम टेस्ट करा सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में थ्रोम्बोलाइटिक है, एंटीकोगुलेंट है, जैसे हिपेरिन है, वारफेरिन है, और आपका स्ट्रेप्टोकाइनेस है। थ्रोम्बोलाइटिक में ऑक्सीजन थेरेपी, सपोर्टिव के देन पेन मैनेजमेंट। ओके, सर्जिकल मैनेजमेंट में आ जाएगा आपका एम्बोलेक्टोमी, जिस रीजन पर भी आपका क्लॉट है उसको सर्जरी करके माइक्रोस्कोपिक सर्जरी से उसको रिमूव कर देना। ओके, इंफीरियर वेना के बाद आपका फिल्टर का जो यूज कर सकते हैं, दैट इज एक आपका आ जाएगा एंटीकोगुलेंट, एंटी थ्रोम्बोलिक और पेन मैनेजमेंट। ऑलराइट, सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। इफ यू लाइक दिस लेक्चर, hit the like button and subscribe the channel and share for someone who need this. All right, bye bye, take care.